हाउ डू वी हेयर? वेरी सिंपल। ईयर जो है नंबर वन पे आप देखें कि साउंड वेव्स एंटर योर आउटर ईयर एंड ट्रेवल थ्रू द ईयर कैनाल टू योर ईयर ड्रम। सेकेंड नंबर पर योर ईयर ड्रम वाइब्रेट्स विद द इनकमिंग साउंड्स एंड सेंड द वाइब्रेशन टू 3 टाइनी बोन्स इन योर मिडल ईयर। अब जो ईयर है वो कलेक्ट करता है साउंड्स को और उसके बाद वो जो है इसको ट्रांसमिट कर देता है मिडल ईयर में। ठीक है, मिडल ईयर जो है वो पहुंचा देता है इसको जो है वो 3 टाइनी बोन्स को, और 3 टाइनी बोन्स जो है वो इसको एम्पलीफाई करती हैं साउंड को, यानी इसकी जो लाउडनेस लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं और फिर वो पहुंचाती हैं इनर ईयर में, इनर ईयर या कॉक्लिया में। ठीक है, अब जो द साउंड वाइब्रेशंस एक्टिवेट टाइनी हेयर सेल्स। अब ये जो साउंड वाइब्रेशंस हैं ये टाइनी हेयर सेल्स जो कि इनर ईयर में होते हैं उनको वाइब्रेट करती हैं और उनको एक्टिवेट कर देती हैं। उसके बाद फिर ये मैसेज जो है ये ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए से जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में ब्रेन में जाता है, जहाँ पर ये विच ट्रांसमिट्स इट इन साउंड यू कैन अंडरस्टैंड, और जिसमें कि ये ऐसी साउंड में इन कन्वर्ट हो जाता है जिसको ब्रेन अंडरस्टैंड करता है और उसको जो है वो हम तक पहुंचाता है, यानी हमें समझ आती है कि हमें इस मैसेज का क्या रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है हियरिंग इम्पेयरमेंट की वो अगर हम देखें आइडिया के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, तो उसमें हम कहते हैं कि एन इम्पेयरमेंट इन हियरिंग वेदर परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग दैट एडवर्सली अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स एजुकेशनल परफॉर्मेंस बट इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डेफनेस। इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट जो है आइडिया उसके अकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो परमानेंट हो या फ्लक्चुएटिंग हो, यानी परमानेंट यानी हो तो यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट होगी, बस वो अब रहेगी और मतलब किसी भी मेडिकेशन या सर्जिकल प्रोसीजर से वो क्योर नहीं होगी। फ्लक्चुएटिंग अगर है यानी फ्लक्चुएटिंग का है यानी अगर थोड़े टाइम के लिए हियरिंग लॉस हुआ है उसके बाद वो ठीक हो गया है, उसके बाद फिर ईयर में कोई ऐसा इशू है, उसके बाद फिर थोड़े अरसे के लिए हियरिंग लॉस हो गया है, फ्लक्चुएट कर रही है हियरिंग, लेकिन वो बच्चे की जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर वो बैडली इफ़ेक्ट कर रही है, यानी उसकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये इम्पेयरमेंट है। डेफनेस हियरिंग लॉस अबव 90 डेसिबल। अब आइडिया जो है वो भी डेफनेस और हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी हार्ड ऑफ हियरिंग को डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है हियरिंग लॉस बिलो 90 डेसिबल। ठीक है, यानी आइडिया के अकॉर्डिंग जो अबव 90 डेसिबल होगा उसको हम कहेंगे कि डेफनेस है, और जो बिलो 90 डेसिबल होगा उसको हम कहेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट है। टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट ये कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल, मिक्स्ड, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब मेजर जो इसकी टाइप्स हैं या जो हम यूजुअली जिसके बारे में पढ़ते हैं या जिक्र सुनते हैं वो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। लेकिन और जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं या बड़े अरसे से जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है उसको भी सम टाइम्स हम कहते हैं कि टाइप ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट है। अब जो कंडक्टिव हियरिंग इम्पेयरमेंट है ये अ कंडक्टिव लॉस रेफर्स टू अ डिक्रीज इन साउंड कॉज्ड बाय अ प्रॉब्लम इन द आउटर और मिडल ईयर। ये प्रॉब्लम जो है ये साउंड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी पूरी तरह से जो है अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ कान के अंदर दाखिल नहीं होती, या कान जो है उसको पूरी तरह से लेकर नहीं चलता या इंटरप्रेट नहीं करता है, उसकी ऑडिटरी जो पैथ ऑडिटरी जो उसका मीटस है, ऑडिटरी मीटस या ऑडिटरी कनाल, उसमें कोई इशू आ रहा है या मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम है, तो हम कहते हैं कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। अब जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है यूजुअली ये क्योरेबल होता है, इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है मेडिसन्स के साथ या सर्जरी वगैरह के साथ, ये जो होता है ये क्योर हो जाता है। अब सेंसरी न्यूरल इम्पेयरमेंट जो है दैट इज़ वेरी मेजर कॉज ऑफ वेरी मेजर टाइप ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट।
सेंसरी न्यूरल डेफनेस जो होती है ये इनर ईयर में प्रॉब्लम की वजह से होती है, या ऑडिटरी नर्व्स में कोई इशू है, कॉक्लियर में कोई प्रॉब्लम है, ऑडिटरी पैथवे जो है उसमें कोई नर्व पैथवे जो है उसमें अगर कोई इशू आ रहा है तो, या फिर ब्रेन में है, ब्रेन के साथ जो रिलेटेड नर्व्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है यूजुअली ये जो होता है ये परमानेंट होता है, यानी ये क्योरेबल नहीं होता है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस जो है वो अपने नाम से ज़ाहिर है कि अगर कंडक्टिव और जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आउटर ईयर में या मिडल ईयर में, इनर ईयर में कोई आउटर ईयर, मिडल ईयर या इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं कि ये मिक्स टाइप का हियरिंग लॉस है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर APD इज़ अ हियरिंग प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स अबाउट 5% ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। हम इसको इसलिए भी ज़्यादा कंसीडर करते हैं कि ये भी जो 5% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनकी हियरिंग को इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से उन बच्चों की एजुकेशनल परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर असर पड़ता है, उनकी एज़ वेल एज़ उनकी जो सोशल डेवलपमेंट है या जो उनकी इमोशनल डेवलपमेंट है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। तो हम कहते हैं कि इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये भी एक इम्पेयरमेंट की टाइप हो सकती है। Kids with this condition, also known as central auditory processing disorder, can't process what they hear in the same way other kids do. वो उस तरह से नहीं सुन पाते और रिएक्ट नहीं कर पाते जिस तरह से उनकी एज के बाकी बच्चे जो हैं वो सुनते हैं या उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर ईयर्स एंड ब्रेन डू नॉट फुली कोऑर्डिनेट, यानी उनका जो ईयर है वो और उनका जो ब्रेन है उनकी आपस में फुली कोऑर्डिनेशन मिसिंग है या पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से ऑडिटरी प्रोसेसिंग जो है वो डिले हो रही है या ऑडिटरी प्रोसेसिंग जो है उसके अंदर कोई एरर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। एज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसके अंदर जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि जो है ईयर के बारे में जो हम हियरिंग के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम इसका हम जर्नल सा इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में ये लेक्चर जो है ये हो रहा है। इसके बाद हम इन चीज़ों को डिटेल से भी पढ़ेंगे। प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस और पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस, मेजर ये 2 जो होती हैं इसकी एज रेंजेस होती हैं। प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस जो है वो लैंग्वेज की डेवलप होने से पहले होता है। इज़ द लॉस ऑफ हियरिंग बिफोर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी बच्चा अभी छोटा है, उसने हियरिंग एंड स्पीच एंड हियरिंग की जो है वो उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है और इसके अंदर वो वाली लैंग्वेज नहीं है जो बच्चा यानी इमिटेशन में बोलता है। जैसे हम कहते हैं बाबा, डा, गा, ना, इस तरह से करके हम कहते हैं नाना, दादा, इस तरह से बाबा बच्चा जो है वो इमिटेशन पे बोलता है, उसको हम फुली लैंग्वेज की डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, बल्कि हम जब देखते हैं कि बच्चा जो है वो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स करता है, यानी उसकी स्पॉन्टेनियस स्पीच जो है वो डेवलप हुई हुई, यानी खुद से बोलता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बोलता है, तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीच एंड लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई हुई है। तो पोस्ट लिंगुअल जो डेफनेस है इज़ लॉस ऑफ हियरिंग इफेक्ट आफ्टर स्पॉन्टेनियस स्पीच एंड लैंग्वेज हैज़ डेवलप। बच्चे में स्पॉन्टेनियस स्पीच एंड लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो चुकी है, उसके बाद किसी वजह से हियरिंग लॉस हुआ है, तो हम कहते हैं कि बच्चा जो है उसको पोस्ट लिंगुअल डेफनेस है या पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस है। अब ये जो प्री लिंगुअल एंड पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चा जो है उसकी प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस है तो उसकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है डेफिनेटली वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी और उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है या साइको इमोशनल जो है वो भी इतनी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। पोस्ट लिंगुअल जो है उसके अंदर ये होता है कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज डेवलप कर चुका होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिखनी पढ़नी आती हैं, अंडरस्टैंड करता है, बोल सकता है। तो इन बच्चों में जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस इनकी है वो इतनी ज़्यादा एडवर्सली इफ़ेक्ट नहीं होती। लेकिन जो बच्चे पोस्ट लिंगुअल डेफनेस का शिकार होते हैं उनके एंड पे फ्रस्ट्रेशन या जो उनकी इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्टेट है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। डेफिनेटली वो एक चीज़ को पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एक चीज़ उनके पास थी पहले, एक एबिलिटी जो है वो उनके पास मौजूद थी, लेकिन उसके बाद वो एबिलिटी जो है वो लॉस हो गई है, वो चली गई है उनके पास से।
तो उनके एंड पे ज़्यादा जो है वो इशू क्रिएट होता है। जो प्रीलिंगुअल है उसमें बच्चा जो होता है वो इतना अवेयर नहीं अभी होता आवाज़ों से, उसको नहीं पता होता कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, उसका इतने अच्छे से वो जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा होता, ना अभी उसके पास स्पीच होती है ना लैंग्वेज होती है। तो ये चीज़ें जो है ना उसके एंड पे इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो खामोशी के में रहा है ना शुरू से, उसे पता है कि मुझे जो है वो मेरे पास हीरिंग नहीं है, या मैंने ये चीज़ें सुनी नहीं है, या मैंने ये बोली नहीं है, तो उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो पोस्ट लिंगुअल डेफनेस है वो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिग्री एंड टाइप्स ऑफ हीरिंग इम्पेयरमेंट। अब इसकी जो हैं कुछ डिग्रीज़ हैं और इसके कुछ लेवल्स हैं। आप ये देखेंगे लो से हाई तक है, और यहाँ हमने ये जो लो से हाई तक है ये फ्रीक्वेंसी है, और ये जो लाउडनेस सॉफ्टनेस से लेकर लाउडनेस की तरफ आती है ये इंटेंसिटी है, यानी ये लाउडनेस लेवल है और ये पिच लेवल है। जब हम साउंड का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को फर्दर क्लियर करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज़ पे मेजर करते हैं, और लाउडनेस जो है उसको हम डीबी में, इंटेंसिटी को यानी डीबी में हम मेजर करते हैं। अब नॉर्मल हियरिंग जो है वो यहाँ पे फॉल करती है, ठीक है, और माइल्ड हियरिंग लॉस जो है वो इस डायग्राम में आप देखें, इस ग्राफ में, कि वो कहाँ पे फॉल करता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड से ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्वेटी ऑफ हियरिंग लॉस को अगर हम देखते हैं, ये आशा के अकॉर्डिंग जो है, अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन जो है, उनके अकॉर्डिंग जो है डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, नॉर्मल हियरिंग जो है उसका लेवल -10 to 15 होता है, यानी एक जो नॉर्मल कान है, एक नॉर्मल हियरिंग के साथ पर्सन जो है वो -10 to 15 dB तक की आवाज़ें सुन सकता है, और इससे ज़्यादा तक की भी। अब स्लाइट है, उसमें ये देखें कि स्लाइट हियरिंग लॉस में 16 to 25 dB ये बहुत स्लाइट हियरिंग लॉस होता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा इसको हम डायग्नोज भी नहीं कर पाते, और इसको हम हियरिंग लॉस जो है वो कंसीडर भी नहीं करते। माइल्ड 26 to 40, मॉडरेट 41 to 55, मॉडरेटली स्वेयर 56 to 70, स्वेयर 71 to 90, प्रोफाउंड जो है वो 90+ है, ठीक है। अब ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम स्पीच बनाना कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये देखें आप 10 to 20 में एक नॉर्मल हियरिंग के साथ जो पर्सन है, इसके साथ हियरिंग के लेवल दिए गए हैं, नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड प्रोफाउंड, ठीक है। और डेसिबल में जो डेसिबल में जो लाउडनेस है उसको लिखा गया है, मेंशन किया गया है। आप ये देखें कि टैप जो ड्रिपिंग है उसकी आवाज़, इसके अलावा लीफ रस्टिंग की आवाज़, इसके अलावा बर्ड चिरपिंग की आवाज़, ये सारी आवाज़ें जो हैं ये एक नॉर्मल ईयर जो है वो सुन सकता है। उसके बाद जो स्लाइट लॉस आ जाता है, माइल्ड लॉस आ जाता है, उसमें आप देखें कि जैसे घड़ी की टिक टिक होती है जिसको हम वॉच टिकिंग कहते हैं, वो सुन सकता है। और मॉडरेट में आप देखें, और माइल्ड लेवल में कुछ ऐसी साउंड्स हैं जो कि वो जो है वो उनको वो मिस कर देता है। माइल्ड लेवल में वॉच टिकिंग और इसके अलावा ये वाली जो साउंड्स हैं इनको वो मिस कर देता है। फोर्थ ये सारी साउंड जो है वो मिस हो जाती हैं। उसके अलावा देखें मॉडरेट लेवल पे आप देखें बच्चे के रोने की आवाज़, फिर आप मॉडरेट टू स्वेयर में देख लें डॉग बार्किंग है, पियानो की आवाज़ है, स्वेयर में टेलीफोन की रिंग है, फिर प्रोफाउंड में जेट है, एरोप्लेन है, बहुत फास्ट जो है वो म्यूज़िक है, इसके अलावा ट्रक वगैरह। और ये सारी आवाज़ें जो हैं ये एक नॉर्मल जो हियरिंग है वो तो सुनता है, लेकिन जो लोग हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ या हार्ड ऑफ हियरिंग या डेफनेस के साथ होते हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग या डेफनेस के साथ होते हैं, वो ये आवाज़ें जो होती हैं ये मिस कर देते हैं। जहाँ से उनका लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट स्टार्ट होता है वहाँ से वो ये आवाज़ें मिस कर देते हैं। स्पीच बनाना जो है इसको हम अपने थेरेपी की जो स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट है हियरिंग की, उसके लिए भी हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, और इसको भी हम फर्दर जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे।
प्रोफाउंड लेवल में पीपल विद प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस विल स्ट्रगल टू हेयर इवन द लाउडेस्ट साउंड्स इंक्लूडिंग अ जेट इंजन और अ न्यूमेटिक ड्रिल। यानी प्रोफाउंड लेवल पे स्ट्रगल करते हैं लोग सुनने के लिए, बहुत जो होती है उनको स्ट्रगल होती है, लेकिन वो नहीं सुन पाते। लाउड साउंड जो होती हैं वो लाउडेस्ट साउंड्स भी नहीं सुन पाते, जिसके अंदर जेट इंजन या न्यूमेटिक ड्रिल जो है उसकी आवाज़ भी शामिल होती है। स्वेयर hearing loss would mean struggling to hear a dog barking, a baby crying, most conversation और loud traffic। अब आपने देखा है कि स्वेयर लेवल पर आकर बच्चे जो हैं वो या एडल्ट्स जो हैं वो डॉग बार्किंग, बेबी क्राइंग, मोस्ट कन्वर्सेशंस या लाउड ट्रैफिक की आवाज़ जो होती है उसमें भी सुनने में उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है या प्रॉब्लम होती है। ये अकॉर्डिंग टू द स्पीच बनाना इसको डिस्क्राइब किया गया है। माइल्ड लेवल पे आप देखें, माइल्ड हेयरिंग लॉस मीन्स अ पर्सन माइट स्ट्रगल टू हेयर सम कन्वर्सेशन, द साउंड ऑफ अ क्लॉक टिकिंग और बर्ड सॉन्ग। ठीक है, यानी माइल्ड लेवल पर वो उसको प्रॉब्लम होती है कुछ कन्वर्सेशन सुनने में, और जैसे घड़ी की आवाज़ है टिक टिक की वो सुनने में, और बर्ड सॉन्ग सुनने में। नॉर्मल हेयरिंग रेंज इंक्लूड्स साउंड्स एज क्वाइट एज अ टैप ड्रिपिंग, लीव्स रस्टलिंग और अ ट्री इन अ विंड एंड द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स। अब नॉर्मल हेयरिंग जो होती है वो बिल्कुल मतलब कि बहुत हल्की हल्की आवाज़ें भी जो है वो नॉर्मल जो हेयरिंग का पर्सन है वो सुन सकता है। ये स्पीच बनाना के अकॉर्डिंग इसको ब्रीफ किया गया है। हाउ हेयरिंग इम्पेयरमेंट अकर्स। अब हेयरिंग इम्पेयरमेंट की जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो कॉजेज़ होती हैं कि किस तरह से वो अकर हो सकती है, जिसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट इंक्लूड्स अ ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ ईयर वैक्स। अगर कान के अंदर वैक्स जो है वो बिल्डअप हो रही है और वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बड़े अरसे से उसने कान को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो इसकी ये भी एक वजह बन सकती है। नंबर 2 पे आप देखें, एयर इन्फेक्शन एंड एबनॉर्मल बोन ग्रोथ्स और ट्यूमर्स। अब ईयर में कोई इन्फेक्शन हो गई है या बोन की कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है या कोई ट्यूमर हो गया है, जिसकी वजह से ईयर जो है वो सुनने से कासिर हो गया है। रैप्चर्ड ईयर ड्रम रैप्चर हो गया है, ठीक है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है या वो रप्चर हो गया है, जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल जो है या बच्चा जो है वो सुनने के काबिल नहीं रहा। डैमेज टू द इनर ईयर में जो है वो डैमेज की वजह से हेयरिंग जो है वो लॉस हो गई है। सिम्टम्स क्या हैं जब एक बंदा जो है या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो नहीं उसकी हेयरिंग प्रॉपर काम कर रही होती, तो उसको हम किस तरह से गैस करते हैं या उसकी जो मेजर सिम्टम्स हैं वो क्या होती हैं। मफलिंग ऑफ स्पीच एंड अदर साउंड्स। मफलिंग मींस कि जब आप हेलमेट पहन कर बात करते हैं या आप मुंह पे स्कार्फ लपेट के या उस तरह से कोई भी आप मुंह के ऊपर कोई चीज़ रख के जब आप बोलते हैं, तो उसमें जो आपकी साउंड्स होती हैं ना, आपकी जो स्पीच होती है वो मफलिंग फॉर्म में हो जाती है, यानी वो इतनी क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो इन बच्चों को मफलिंग फ़ील होती है स्पीच में। ये दूसरों की जो आवाज़ें हमको सुनने में इनको फ़ील होता है जैसे मफलिंग हो रही है, जैसे इनको प्रॉपर क्लियर समझ नहीं आ रही, फेंट हो रही होती हैं साउंड्स। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स स्पेशली अगेंस्ट बैकग्राउंड नॉइस और इन अ क्राउड ऑफ पीपल। लोगों के हजूम में से या अगर पीछे कोई शोर चल रहा है तो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते वर्ड्स को। फ्रिक्वेंटली आस्किंग अदर्स टू स्पीक मोर स्लोली क्लियरली एंड लाउडली। और अक्सर ये बच्चे जो होते हैं या बड़े जो होते हैं जिनको स्पीच का इशू होता है, ये कह रहे होते हैं कि ऊंची आवाज़ में बात करें, साफ बोलें, क्लियरली बोलें, मोर या बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बात करें। नीडिंग टू टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविज़न और रेडियो। और इनको अक्सर आदत होती है कि ये टेलीविज़न या रेडियो की आवाज़ जो है या जो कुछ भी ये सुन रहे होते हैं, तो ये उसकी आवाज़ जो है उसको ये लाउड करके जो है वो सुनते हैं। विदड्रॉल फ्राम कन्वर्सेशन। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इनको कन्वर्सेशन की समझ नहीं आ रही होती तो ये विदड्रॉल कर देते हैं। अवॉइडेंस ऑफ सम सोशल सेटिंग्स। और कुछ ऐसी सोशल सेटिंग्स जहाँ पर मतलब बातचीत हो रही होती है, किसी भी किस्म का कोई सेटअप होता है, तो ये उस चीज़ को जो है ये अवॉइड करते हैं, यानी उस सोशल सेटिंग को ये
छोड़ देते हैं। रिस्क फैक्टर्स में एजिंग, ड्यू टू एजिंग भी जो है वो हेयरिंग लॉस होता है। जैसे आपने देखा होगा 1/3 पॉपुलेशन वो है जिनकी एज जो है वो 65 से अबव होती है टोटल पॉपुलेशन का, तो उनको हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एज की वजह से। हेरिडिटी, डेफिनेटली हेरिडिटी जो है ये भी एक कॉज है। अगर बच्चा जो है उसके पेरेंट्स में से किसी को कोई इशू है, फैमिली में प्रॉब्लम है, तो बच्चा जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ हो सकता है। ऑक्यूपेशनल नॉइसेस, कोई बंदा किसी ऐसे माहौल में काम करता है या किसी ऐसी जॉब पे वो है जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे किसी फैक्ट्री में या किसी मिल में या किसी भी ऐसी जगह पे वो काम करता है जहाँ पर नॉइसेस बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, मुसलसल जो है वो शोर में रहता है, तो उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। उसका जो हेयरिंग थ्रेशोल्ड है वो शिफ्ट हो जाता है, यानी सुनने का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है, उसको भी हेयरिंग लॉस, इसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। सम मेडिकेशंस, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि हेयरिंग लॉस का सबब बनती हैं। सम इलनेस, कुछ ऐसी जो है वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन होती है जिसकी वजह से जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, अब इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ऑफन फॉल्स सेंस दैट अदर्स आर एंग्री विद यू। अब इसमें बच्चा जो है मोस्टली एडल्ट जो ये सोचता है कि शायद दूसरे लोग जो है वो मेरे से गुस्सा हो रहे हैं या मेरे से वो नाराज़ हैं या क्योंकि मुझे ठीक से समझ नहीं आ रही। शेम, गिल्ट एंड एंगर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वरी एंड फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, एम्बैरसमेंट, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स जो हैं ये बच्चे के साथ हो जाती हैं। यानी वो ये सारी चीज़ें सोचता है कि शायद मैं उस तरह से नहीं हूँ या मैं इनसे डिफरेंट हूँ, मेरी फ्रेंडशिप जो है वो नहीं हो पाएगी, मैं सोसाइटी में उस तरह से मूव नहीं कर पाऊँगा, या मैं अपनी लाइफ को उस तरह से लेकर नहीं चल पाऊँगा, या मैं फैमिली रन नहीं कर सकूँगा, या ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है उसके एंड पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अकोमोडेशन क्या है, देखें जब हम अकोमोडेशन की बात करते हैं तो अकोमोडेशन में हम क्वालिफाइड साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स फॉर पब्लिक प्रोग्रामिंग, तो हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यानी साइन लैंग्वेज जो है वो भी एक फुल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके अंदर अपनी वोकैबुलरी है, अपनी ग्रामर है, और साइन लैंग्वेज जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है जब बच्चे जो है उनको डेफनेस होती है। साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लिप रीडिंग यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो क्यूज़ यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे जो है वो उन्होंने डेवलप किए हुए होते हैं अपने पर्सनल साइंस, वो यूज़ करते हैं, रिटन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तमाम चीज़ें यूज़ करके वो अपनी बात जो है उसको कन्वे करने के काबिल हो जाते हैं। अ स्टाफ पर्सन नॉलेजेबल फॉर साइन लैंग्वेज, ठीक है, टेलीफोन्स हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग है, वीडियो कॉलिंग है, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये इसको जो है हम जिसे कहते हैं ना कि ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि इनको हम असिस्टिव डिवाइसेस भी देते हैं और इनको हम जो है वो कंपनसेट करने के लिए उनकी हेयरिंग जो है उसको, तो हम इनको डिफरेंट तरह के ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ऐसे जो कि इनको हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में और कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। और जो डेफ पीपल हैं वो विद द यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज, टोटल कम्युनिकेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, और इसके अलावा जितना भी हम इनको जो भी असिस्टिव डिवाइसेस देते हैं उनके ज़रिए से उनको इस्तेमाल करते हुए ये अपनी लाइफ जो है उसको नॉर्मली रन कर सकते हैं। मैनेजमेंट में आप देखें कि क्लियर साइंस दें, विजुअल अलर्ट दें, इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू ऑल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज दें, प्रिपेयर पेपर एंड पेंसिल जो है वो बहुत इफेक्टिव है, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस, एम्पलीफिकेशन सिस्टम, हेडसेट एंड नेक लूप्स और कंपैटिबल हियरिंग एड्स, ठीक है। इनको हम तमाम जो मैनेजमेंट के टूल्स हैं वो अगर हम इनको अप्लाई करें और रिसोर्स पर्सनस हों जैसे टीचर्स हैं, जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, तो इनको हेल्प आउट किया जा सकता है।
एजुकेशनल ऑप्शंस होती हैं जनरल एजुकेशन सेटअप में। इनको जनरल एजुकेशन सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं टिपिकल, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, वो पढ़ाए जा सकते हैं, जो कि स्लाइड या माइल्ड लेवल की हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको ओवरकम किया जा सकता है जनरल एजुकेशन में। इस तरह से जैसे मॉडरेट या स्वेयर है उनमें से भी काफ़ी सारे बच्चे जो है वो मेन स्ट्रीमिंग में या इंक्लूसिव सेटअप में जो है वो एजुकेशन ले सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल करिकुलम जो है वो भी इनको पढ़ाया जा सकता है, जैसे स्पेशल स्कूल्स के अंदर जो है वो इनको विद द हेल्प ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस इनको एजुकेशन दी जा सकती है। स्पेशल करिकुलम जैसे फीचर्स फॉर द डेफ, रिदम, ऑडिटरी ट्रेनिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिलकर इन बच्चों को हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप क्लासरूम में मैसेज करें ताकि जो बाकी लोग हैं अगर उनको भी कोई क्यूरीज हैं तो वो उनकी सॉल्व हो जाए। और मैं फिर दोबारा से आपको बताती चलूँ कि ये लेक्चर जो है ये जस्ट इंट्रोडक्शन टू हियरिंग इम्पेयरमेंट था। इसके बाद इसके अंदर जो हमने जो भी टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर बात की है डिफरेंट टॉपिक्स पर, तो उनको हम फर्दर डिटेल से नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड्स हैं, ये जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।